भारत में देखिए व्यापार करने के कई तरीके हैं, है ना। छोटी सी दुकान से लेकर मतलब बहुत बड़ी सरकारी कंपनियों तक आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी विविधता को दिखाते हैं। मोटे तौर पर अगर देखें तो इन्हें हम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं कि ये अलग अलग ढांचे काम कैसे करते हैं और क्यों मायने रखते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं निजी क्षेत्र से। यहाँ मकसद आमतौर पर क्या होता है? मुनाफा कमाना। सबसे आसान और आम है एकल स्वामित्व, मतलब एक अकेला मालिक। सोचिए आपके पड़ोस की कोई दुकान। शुरू करना आसान है, सारे फैसले मालिक खुद लेता है और मुनाफा भी जाहिर है उसी का होता है। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है सीधा साधा, पर इसमें एक बड़ा पेंच है, वो है असीमित देनदारी। मतलब अगर बिजनेस में भगवान न करे कोई बड़ा नुकसान हो गया तो मालिक की निजी संपत्ति जैसे घर, गाड़ी, वो सब भी जा सकती है। ओहो, हाँ। तो ये जोखिम काफी बड़ा हो जाता है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। हाँ ये तो है, और शायद इसीलिए फिर लोग दूसरे विकल्पों पर जाते हैं, जैसे साझेदारी फर्म। बिल्कुल, साझेदारी में यही फायदा है, 2 या ज्यादा लोग मिल जाते हैं, पैसा भी ज्यादा आता है, अलग अलग हुनर भी साथ आते हैं और हाँ, जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। कभी कभी पार्टनर्स में मतलब आपस में अनबन हो सकती है फैसलों को लेकर। हाँ वो तो है। और भारत में एक और अनोखा ढांचा है ना, वो हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय वाला, HUF जिसे कहते हैं। हाँ, HUF ये एक बहुत ही पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था है। परिवार के सदस्य मिलकर बिजनेस चलाते हैं और जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, कर्ता, वो मुखिया होता है। सांस्कृतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, हालांकि अब नए जमाने के व्यापार में इसका चलन थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, और एक और अलग तरह का मॉडल भी तो है, सहकारी समितियां, जैसे वो दूध वाली समितियां होती हैं। अमूल एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, सहकारी समितियां, इनका ना मुख्य उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना होता है, उनका भला करना। मुनाफा कमाना पहली प्राथमिकता नहीं होती। और इसमें एक खास बात है, एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत। चाहे किसी ने कितनी भी पूंजी लगाई हो, वोट सबका बराबर होता है। हाँ, ये लोकतांत्रिक पहलू है इसका। लेकिन कई बार ना इन्हें बड़े पैमाने पर बिजनेस बढ़ाने में या एकदम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने में थोड़ी मुश्किल आती है, खासकर उन कंपनियों के मुकाबले जिनका शायद आप अब जिक्र करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं थोड़े बड़े खिलाड़ियों पर, संयुक्त पूंजी कंपनियां। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है ना। ये कंपनियां अपने मालिकों से मतलब शेयर होल्डर से एक अलग कानूनी इकाई मानी जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा, सीमित देनदारी। मतलब अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर्स की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। सही कहा। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि शेयर बेचकर ये बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी जुटा सकती हैं। इससे बड़े और स्थायी बिजनेस बनाना मुमकिन होता है। हाँ। लेकिन इनको बनाना और चलाना काफी जटिल होता है। बहुत सारे नियम कानून है, कागजी कार्रवाई बहुत है, और क्योंकि इतने सारे लोग शामिल होते हैं तो कभी-कभी बड़े फैसले लेने में देरी भी हो सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई निजी क्षेत्र की बात, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सरकार भी चलाती है, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ मुख्य लक्ष्य मुनाफा नहीं बल्कि जन सेवा होता है। हाँ, इसमें भी अलग अलग तरह के संगठन हैं। पहली है विभागीय उपक्रम। ये सीधे सीधे सरकार के विभाग की तरह काम करते हैं, जैसे भारतीय रेल या डाक विभाग। इनका पूरा नियंत्रण संबंधित मंत्रालय के पास होता है। ठीक है। और इसके अलावा है सार्वजनिक निगम, जैसे LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ये संसद के एक विशेष कानून के तहत बनाए जाते हैं और इन्हें रोजमर्रा के कामों में थोड़ी ज्यादा आजादी मिलती है विभागीय उपक्रमों के मुकाबले। अच्छा, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है सरकारी कंपनियां, जैसे भेल या सेल का नाम आपने सुना होगा। इनमें कम से कम 51% हिस्सेदारी सरकार की होती है, लेकिन ये कंपनी कानून के तहत रजिस्टर होती हैं और काफी हद तक निजी कंपनियों की तरह ही काम करने की कोशिश करती हैं। पेशेवर प्रबंधन वगैरह होता है। तो ये दिखाता है कि सरकार कैसे मतलब सीधे विभागों के जरिए या फिर कंपनियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में और जनसेवा में अपनी भूमिका निभाती है। इनके अलावा आज के ग्लोबल दौर में एक और चीज बहुत अहम हो गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNCs। हाँ, वैश्विक उद्यम। Amazon, Google, Coca-Cola, ये सब ये कंपनियां एक से ज्यादा देशों में काम करती हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और ग्लोबल पहचान होती है। बिल्कुल। और 2 और मॉडल भी हैं जो आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। एक है संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर या JV।
इसमें 2 या ज्यादा कंपनियां मिलकर किसी खास प्रोजेक्ट या बिजनेस के लिए साथ आती हैं। जैसे मारुति और सुजुकी ने शुरुआत में किया था। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें जोखिम और फायदा दोनों बट जाते हैं। विशेषज्ञता भी मिल जाती है दोनों कंपनियों की। और दूसरा मॉडल? दूसरा है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। जैसे कई हाईवे बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, मेट्रो लाइनें बनी हैं। अच्छा। मकसद होता है कि सरकार के जो लक्ष्य हैं उन्हें निजी क्षेत्र की कुशलता और पूंजी के साथ मिलकर हासिल किया जाए। तो कुल मिला के हमने देखा कि भारत में व्यापार करने के कितने अलग अलग रंग हैं। हाँ बिल्कुल, अकेले मालिक वाली छोटी दुकान से लेकर दुनिया भर में फैली कंपनियों तक, कुछ मुनाफे के लिए, कुछ सेवा के लिए, हर ढांचे की अपनी ताकत है, अपनी कुछ सीमाएं हैं और अपना एक खास मकसद है। ये सब मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। सही कहा। तो आज की इस बातचीत में हमने भारत में व्यापार के मुख्य स्वरूपों को समझा, निजी क्षेत्र के अलग अलग तरीके, सरकारी उद्यम और साथ ही वैश्विक और साझेदारी वाले मॉडल भी देखे। ये सब जानने के बाद ना एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज की जरूरतें बदल रही हैं, तो भविष्य में इन अलग अलग तरह के व्यापारिक संगठनों का आपसी संतुलन कैसे बदलेगा? कौन से मॉडल ज्यादा कामयाब होंगे? क्या कोई नया मॉडल उभर कर आएगा? ये सोचने वाली बात है।